ऑल राइट, तो एज यू कैन सी आज जो हमने पेपर करना है पेपर 1 वो ओ लेवल का है। आज हम IGCSE का नहीं कर रहे। ये अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर 1 वेरिएंट 1 है। इसका हम पेपर 1 वेरिएंट 2 पहले ही कर चुके हैं। मई जून और 2023 के पेपर 1-1 और 1-2 के वेरिएंट हम दोनों कर चुके हैं। तो अक्टूबर नवंबर का जो एक वेरिएंट हमने नहीं किया था, आज हम वो भी कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7th और 8th पेपर कर रहे हैं ना आज हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी तक हमने कितने पेपर 1 कर लिए हैं? 7वां या 8वां है मेरा ख्याल से। एनीवेज, अब एज यू नो कि ओ लेवल का जो पेपर होता है उसका टाइम 1 आवर होता है, लेकिन मार्क्स वही 40 होते हैं। 40 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द 7th पेपर। ओके, चलो। विच डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं बस। विच इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर की डिस्क्रिप्शन ये होती है कि उसकी डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट तो ऑब्वियसली होता ही है। ठीक है, वो तो हर क्वांटिटी का ही होता है जो फिजिकल क्वांटिटी हो। तो ये आपने यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है। अच्छा, जस्ट इन केस मुझे चाहिए आंसर चेक करना पड़े, मैं मार्किंग स्कीम भी अपने पास ओपन करके रख लूँगा ताकि बाद में इशू ना हो। तो अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 1 वेरिएंट 1 ये कर रहे हैं ना, तो इसको मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। एनीवेज, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। टिल देन ये ओपन हो रही है। ठीक है, पहले वाले का डी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके अंदर कह रहे हैं जी आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। इन विच रीजन इज द कार डीसेलरेटिंग। तो डीसेलरेशन वहां होती है, देखो, डीसेलरेशन का मतलब है डिक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और आपको पता है कि स्पीड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द ग्रेडियंट। सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ में लाइन का स्लोप कौन से पॉइंट पर कम हो रहा है? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। स्लोप लाइन का कम होना चाहिए, तो आपका दूसरे का सी होना चाहिए। नंबर 3, वुडन ब्लॉक इज पुश्ड अक्रॉस द टेबल एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस एज द ब्लॉक मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। नो, एंड फ्रिक्शन आल्सो डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद स्पीड। सो वैसे भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो तो फोर्स ने इंक्रीज नहीं करना। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू पुशिंग फोर्स। ये बात बिल्कुल सही है। पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तभी इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी और तभी जो है ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर, गलत। ना ही लेस देन, ये बातें भी गलत, वरना एक्सेलरेट या डीसेलरेट करता। सी के केस में डीसेलरेट करता, डी के केस में एक्सेलरेट करता, विच इज नॉट हैपनिंग, इट्स ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए। कार बिगिंस टू मूव, it speeds up until it reaches a constant speed. What happens to the acceleration and what happens to the velocity of the car? ये आपकी रिपीट क्वेश्चन है। आई थिंक ये पुराने कुछ ईयर्स में आ चुका है। So जब वो स्पीड अप कर रहा है, जब वो स्पीड अप कर रहा है तो पहले ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट? सो वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी चेंज होती है, ये बात यहाँ सही लिखी हुई है, यहाँ पे भी सही लिखी हुई है। ठीक है, तो बी तो नहीं है ना? सही है, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ये वाली बात भी गलत हो गई। अब क्या एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है? यस। शुरू में गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है जब वो स्पीड अप हो रही है और बाद में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में चेंज आया ना, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो आपका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें चेंज हो रही है। The diagram shows the length of a spring when a load of 10 Newton is suspended from it. The load of 10 Newton is placed by 20 Newton. What is the new length of the spring? सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन हो जाएगी 8 - 5 इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। अब इससे मैं स्प्रिंग का निकाल लूंगा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं निकाल लूँ तो F इज इक्वल्स टू के एक्स से मैं अगर स्प्रिंग कांस्टेंट निकालता हूँ तो मुझे पता लगता है भाई 10 न्यूटन की फोर्स के ये हो गया और के के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 को। 10/3 मेरी के की वैल्यू है, ये कांस्टेंट रहती है। आज जब आप 20 न्यूटन का लोड लगाएंगे स्प्रिंग के ऊपर, जब आप स्प्रिंग पे 20 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो ये वाली इक्वेशन आप दोबारा से यूज करेंगे, लेकिन दिस टाइम अराउंड यू नो कि फोर्स 20 की है, के की वैल्यू तो वही रहेगी 10/3।
के की वैल्यू तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, और जो नया वैल्यू है एक्स का, नई एक्सटेंशन जो है वो आपने निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 60/10, 6 सेंटीमीटर की आपकी एक्सटेंशन आती है। अब आपने निकालनी है लेंथ, नॉट द एक्सटेंशन। तो लेंथ होती है अनस्ट्रेच लेंथ प्लस एक्सटेंशन। अनस्ट्रेच लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, उसमें मैंने ऐड कर दिया 6, तो मेरा आंसर आया 11 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर होना चाहिए 5 का बी। अब इसको करने का दूसरा तरीका एक और भी था, और वो ये था कि आप इसमें प्रोपोर्शन यूज कर लेते। प्रोपोर्शन यूज करने वाले मेथड से मैंने आपको पहले करवाए मैं क्वेश्चन, लेकिन वो एसेंशियली ये है कि आप पहले एक्सटेंशन यहाँ पे निकालते 3 सेंटीमीटर, ये स्टेप तो आपने करना ही करना था। अब आप कहते हैं यार अगर 10 न्यूटन के लोड पे 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो रही है, तो 20 न्यूटन के लोड पे 6 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो 6 + 5 वुड देन गिव यू 11। तो ये मेंटली भी हो सकता था, ये पूरा पेपर पे इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, नहीं क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, बट स्टिल हम कर रहे हैं कि चलो पूरा मेथड समझ में आ जाए। फोर्स F कॉजेज अ मोमेंट अबाउट पॉइंट O, तो पॉइंट O आपका पिवट है, ये जो पॉइंट है इसको आपने पिवट की तरह ट्रीट करना है। और एन एल शेप बार फोर्स F एक्ट्स एट पॉइंट P। फोर्स F यहाँ से लग रही है इस डायरेक्शन में। वो कह रहे हैं कि आपका जो मोमेंट है उसकी एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए। अब मोमेंट के अंदर जो डिस्टेंस आप लेते हैं वो F से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो आप देख लें D2 भी F से परपेंडिकुलर नहीं है, D1 भी F से परपेंडिकुलर नहीं है, D3 भी F से परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ D4 जो है वो F से परपेंडिकुलर है। तो F × D4 होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? 6 का D होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह की डायग्राम मैंने भी आपको आपके नोट्स में बना के दिए हैं कि फोर्स से डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए O तक। ठीक है, चलें। यूनिफॉर्म मीटर रूल और वेट W इज पिवटेड एट द 25 सेंटीमीटर मार्क। तो इसका पिवट यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मार्क पे। इट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल बाय अ फोर्स F, सो इक्विलिब्रियम में। जब लिखा हुआ है हेल्ड हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में, विद एन अपवर्ड फोर्स 100 सेंटीमीटर मार्क। सही है, तो फोर्स F यहाँ से लग रही है, W है, और यहाँ पे पिवट से फोर्स लग रही है P। ये जो वर्टिकल फोर्स P है एक्टिंग एट द पिवट, ये जो फोर्स है ये आपने निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको इतना सीधा सीधा नहीं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट्स लगा के इसको इतने आराम से कर लें। ठीक है, कर सकते हैं वैसे टेक्निकली, इतना कोई इशू नहीं है। अब यू माइट थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज अबाउट मोमेंट्स, बट इट इज नॉट, रियली नॉट। अगर आपको मोमेंट की क्वेश्चन बनानी होती तो आप एसेंशियली क्या करते हैं, आप पी वाली फोर्स को तो इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पी तो पिवट है ना। तो अगर ये आपका पिवट है तो आप क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम इक्वल रखते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो है एफ मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप डिस्टेंस यहाँ से लें तो ये बनता है 75 सेंटीमीटर, तो एफ इंटू 75 हो जाता है। क्लॉकवाइज मोमेंट आप लें तो डब्ल्यू का यहाँ से डिस्टेंस बनता है 25 सेंटीमीटर, सो डब्ल्यू इंटू 25। अब ये एक इक्वेशन है जो आपके पास आई है, ये इक्वेशन भी आपके काम आएगी आगे, बट द क्वेश्चन इज नॉट एक्चुअली अबाउट मोमेंट्स। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज कि देखो जब भी आपके पास, जब भी आपके पास जब भी आपके पास फोर्सेस लग रही होती हैं और सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है किसी भी बीम के ऊपर या मीटर के ऊपर, जब सारी फोर्सेस आपको विजिबल है ना, ये वाली जो फोर्स है ना ये अक्सर गायब कर देते हैं, ये वाली फोर्स अक्सर नहीं दिखाते। लेकिन ये यहाँ पे पिवट की फोर्स ही मांगी हुई तो ये दिखाई हुई है। तो सिंपल दूसरा जो रूल है इक्विलिब्रियम का वो ये कि अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगी। जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं उनका सम डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होना चाहिए। तो अपवर्ड फोर्सेस हैं P और F, और डाउनवर्ड फोर्स है W। अब ये इक्वेशन जो है ना इसको हमने लिखना है। अब मुझे P को सब्जेक्ट बनाना है, P जो है वो W माइनस F है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सारे ऑप्शंस में F तो कहीं है ही नहीं, तो मैं इस इक्वेशन से F को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं ये वाले F को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। वेल अगर मैं यहाँ पे F को सब्जेक्ट बना लूँ, F को सब्जेक्ट बना लूँ तो मैं F को यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, कैन आई राइट F इज इक्वल्स टू W/3। 75 25 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा।
तो इफ आई रीराइट दिस इक्वेशन तो वुडंट दिस बिकम W माइनस W अपॉन 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना होता है? आई थिंक ये होता है। तो क्या आंसर आपका सी होना चाहिए? ये है आपका जवाब। तो दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये वाली है और एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये वाली, इन दोनों को यहाँ अप्लाई करके फिर फाइनल आंसर आपने निकाला। ये अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एनीवेज, द डायग्राम शोज अ स्टेशनरी राइड with four chairs of equal mass. Which chair has the most gravitational potential energy? Well, gravitational potential energy उसी की होगी जो सबसे ऊपर है। तो ये सिंपल, ये तो आसान है, इसको आप सिंपली ये कर दें। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन। सिंपली हाइट की बात है यार यहाँ पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड टाइडल पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। पानी तो दोनों यूज करते हैं। डू दीज यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? यस, दोनों ही रिन्यूएबल हैं। आंसर आपका डी बनता है। इजी क्वेश्चन। Which energy source is correctly described? Right. Energy source biofuel renewable है, ये बात तो इसमें सही लिखी हुई है। Availability at all times. Kind of questionable. Let me see. Nuclear renewable है? No. तो बी तो जवाब हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो। सोलर रेडिएशन रिन्यूएबल तो है बेटा, ये तो गलत इन्होंने लिखा हुआ है। विंड रिन्यूएबल, रिन्यूएबल है तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्वियसली गलत लिखा हुआ है, तो ना हम सी को चूज कर सकते हैं ना तो ए ही बाय एलिमिनेशन बनता है। क्वेश्चनेबल बात ही मुझे ये लग रही थी कि क्या बायोफ्यूल हर वक्त अवेलेबल होती है? टेक्निकली यस, बिकॉज आप गैस को स्टोर कर सकते हैं ना। जो मीथेन गैस वगैरह निकलती है काउ डंग वगैरह से, ब्ला ब्ला डिफरेंट तरीकों से जो आप बायोफ्यूल जनरेट करते हैं उसको आप स्टोर कर सकते हैं गैस की फॉर्म में, तो इसकी अवेलेबिलिटी एक तरह से हर वक्त ही है। लेकिन सोलर रेडिएशन ये तो सिर्फ दिन के टाइम ही होगी। विंड जो है वो ऑब्वियसली हवा आपके कंट्रोल में नहीं, बट इसको स्टोर कर सकते हैं, तो यस, ए जो है वो इसका जवाब है। ये सही बात लिखी हुई है। A small motor has an input power rating of 10 watts and switched on for 5 minutes. What is the electric energy input to the motor in this time? Right. तो एनर्जी जो है वो बेटा, पावर और एनर्जी का रिलेशनशिप बड़ा सिंपल है, बट इसके अंदर यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है। पावर अगर वॉट्स में डाल रहे हैं तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। तो 10 इंटू 300, 3000 जूल्स। 11 का डी बनेगा आपका। टू लिक्विड्स X and Y are poured into beakers of different sizes. Liquid X has a density of 1000, liquid Y has a density of 900. On the base of which beaker is the pressure greatest? Right. तो भाई प्रेशर जो होता है वो होता है रो जी एच। तो आपका जी तो कांस्टेंट है। सिंपल बात ये है कि जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी, डेप्थ ज़्यादा होगी और लिक्विड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो देखो डेंसिटी जो है इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है, तो सी चूज़ करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सरफेस एरिया वगैरह को हमें देखना चाहिए या नहीं? नहीं देखना है यहाँ पे, सरफेस एरिया को आपने देखना ही नहीं, दैट इज़ नॉट अ फैक्टर एट ऑल। सरफेस एरिया कह रहा हूँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपने देखना ही नहीं है, क्योंकि अब उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अभी मैं यहाँ दे देता हूँ, लेकिन मैंने आपको चैप्टर में बात एक्सप्लेन की हुई है कि देखो असल में यहाँ पे एरिया बढ़ने से प्रेशर कम नहीं हो जाता, या एरिया कम होने से भी प्रेशर बढ़ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि बेटा सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ वो ये है कि जब एरिया को आप डबल करते हैं तो आप देखो ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड भी डबल कर देते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम भी डबल कर देते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम डबल करते हैं तो लिक्विड का मास, लिक्विड का वेट, हर चीज़ डबल हो जाती है। तो वो प्रेशर, एरिया डबल होने से प्रेशर भी डबल हो जाता है, एरिया डबल होने से प्रेशर भी डबल हो, फोर्स भी डबल हो जाती है, सॉरी। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, जब आप एरिया को डबल करते हैं तो वो फोर्स भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रही है, क्योंकि आप लिक्विड का मास और वेट भी बढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकली ये 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्रेशर पे सरफेस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड यूनिफॉर्म बीकर्स। ओके, सो आंसर आपका सी है। A swimmer is at the bottom of a pool. The density of the water is 1000 and the gravitational field strength is 9. This expression gives the pressure exerted on the swimmer due to water. So सिर्फ रो जी एच वाला प्रेशर। सो प्रेशर रो जी एच से आएगा, रो होगा 1000, ये होगा 9.8 और एच होगा 5। तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो आसान क्वेश्चन है 13 का बी। बड़ा आसान है ना यार, मैं देख रहा हूँ रिसेंटली पेपर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी को छोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बहुत आसान कर दिया। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन्होंने
कुछ रिसेंट ईयर्स में शायद 23 के अंदर मुझे रिलेटिवली आसान लगा, सिवाय एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के जो जिसमें मैं भी फंस गया था। और प्रॉब्ली वो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बट मेरी जो है वो थिंकिंग में कहीं गैप आ रहा है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाए थे। बट द क्वेश्चंस weren't एक्चुअली दैट हार्ड अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू। अभी तक इस पेपर में एक क्वेश्चन आया जो थोड़ा सा मजे का था। Some gas is trapped in a large syringe. Atmospheric pressure is 100 kilopascals. Gas pressure is 200 above the atmospheric pressure. तो गैस का एक्चुअल प्रेशर जो है वो बेसिकली 300 हो गया। 200 above तो बेसिकली 200 प्लस 100 300 कहलाएगा। Piston moves outwards and the volume is doubled. The temperature remains constant. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी बात करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशनशिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द न्यू गैस प्रेशर? देखो बेटा, न्यू गैस प्रेशर जो है, क्योंकि ओल्ड गैस प्रेशर आपको ये पता है, ये आपका P1 है, तो न्यू गैस प्रेशर जो है वो आपसे पूछ रहे हैं P2 क्या होगा। जब वॉल्यूम डबल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर को हाफ होना चाहिए। प्रेशर को हाफ होना चाहिए तो 300 का हाफ क्या होता है? 300 का हाफ क्या होता है? 150 होता है। तो बी बनेगा। ठीक है, बस ये जो अबव वाला वर्ड है इसको आपने गौर से देखना है। ये नहीं कि आपने 200 ले लिया, 200 का हाफ करके 100 कर देंगे तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट खोलोगे तो प्रॉब्लम उसने लिखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने ये सिलेक्ट कर, क्योंकि वो 200 अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बात को मिस कर जाएंगे। 200 अबव एटमॉस्फेरिक ये क्या है? 100 एटमॉस्फेयर है तो उससे 200 ऊपर चले जाए तो 300 गैस का प्रेशर है। The temperature of the graph of temperature against time is shown from a material being heated from its solid state. तो यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में, यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में, तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों की फॉर्म में होगा, क्या हो रहा होगा? मेल्ट हो रहा होगा। यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में होगा, यहाँ पे हो रहा है बॉयल। अब वो कह रहे हैं विच रो डिस्क्राइब्स व्हाट इज हैपनिंग एट एक्स वाई एंड जेड। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब क्या हो रहा है। एक्स पे मेल्टिंग हो रही है, लिक्विड इज बिकमिंग हॉटर एट वाई बिकॉज लिक्विड बस हीट अप हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जेड पे बॉइलिंग हो रही है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो 15 का डी। स्टूडेंट on a camping expedition cools a sealed bottle of water which is at the same temperature as the surrounding air. Which method cools the water at the greatest rate? तो इनिशियली आपकी जो वाटर बॉटल है वो सराउंडिंग टेम्परेचर उसकी, ये वाटर बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। सराउंडिंग टेम्परेचर से इसका सेम था, तो अगर ये रूम टेम्परेचर है तो ये भी रूम टेम्परेचर पे ही है, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, उन्होंने कहा एट द सेम टेम्परेचर एज द सराउंडिंग एयर। अब वो कह रहे हैं ऐसे में अब आप बॉटल को, पानी को कूल करना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? कैंपिंग एक्सपीडिशन में तो फ्रिज और फ्रीजर में तो नहीं रख सकता। So what tricks did you use? Wrap the bottle in aluminum foil and place it in a shady place. Wrap the bottle in a dry white paper and put it in a sunny place. Wrap the bottle in foam and put it in a breeze. Wrap the bottle in wet paper and put it in a breeze. Right. अब आप चेक करें कि एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करने से क्या होगा। देखो एल्यूमिनियम अभी इस वक्त खुद से इसके अंदर कोई एनर्जी ना एंटर हो सकती है, ना यहाँ से हमारे हीट का लॉस हो सकता है, ना हीट एंटर हो सकती है, ना हीट लूज होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ना पानी हीट लूज कर रहा है और ना ही पानी हीट गेन कर रहा है। तो एल्यूमिनियम फॉयल बाहर से एज सच कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। जो ब्रीज है ना, इसको आपने यूज करना है। सो ब्रीज इज इंपॉर्टेंट। ऊपर से खुला हुआ हो, ब्रीज में रखा हुआ होगा तो इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग होगी। सो कूलिंग थ्रू इवेपोरेशन हो रही है। तो इतना तो पता लग गया कि ए और बी का तो कोई फायदा नहीं है, चाहे शेडी या सनी प्लेस में रखो उसका कोई फायदा नहीं। अब वेट पेपर में रखने से क्या फायदा होना है? वेट पेपर में रखने से क्या फायदा होगा? वेट पेपर में रखने से ये भी फायदा होगा कि इवन वेट पेपर इटसेल्फ जो यहाँ पे है, वेट पेपर इटसेल्फ जो आपका यहाँ पे है, उसके अंदर से भी पानी इवेपोरेट करेगा तो वो खुद भी एनर्जी लूज करेगा। तो ये जो वेट पेपर है ये कूल होना शुरू हो जाएगा। वेट पेपर इवेपोरेशन के बाद कूल होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जो है वो वाटर से लूज हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई द वाटर विल बिकम कूलर।
सो डी शुड बी द आंसर। फोम अगर ड्राई है नहीं है और वेट है, ड्राई है वेट नहीं है ड्राई है, तो उसका ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। A student suggests that three factors that affect the rate of emission, मतलब सी के अंदर भी कूलिंग तो होगी लेकिन उतनी जल्दी नहीं होगी, तो खैर factors that affect the rate of emission of thermal energy by radiation from a hot object are these: surface temperature of the liquid, the surface area of the object, the surface color of the object। देखो रेडिएशन की बात हो रही, तो जब रेडिएशन की बात होती है राइट, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इज अ फैक्टर विच, जब भी थर्मल एनर्जी, जब सभी थर्मल एनर्जी ने लूज करना है किसी चीज़ ने, हॉट ऑब्जेक्ट से एनर्जी रिलीज होगी, तो टेम्परेचर तो मैटर करेगा ही करेगा, टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट राइट। उसके बाद कलर भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, हमें पता है कि ब्लैक होगा तो ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगी, सही, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? जितना ज़्यादा एरिया होगा, वो जो ब्लैक एरिया उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वहाँ से हीट रिलीज हो सकती है। तो तीनों ही बातें जो है वो टेक्निकली यहाँ पे ठीक है, तीनों ही कॉमन सेंस बातें, ये हमारा ए होना चाहिए। Plane mirror on a wall forms an image of an object in front of it. What characteristics are of the image? रियल नहीं होती बेटा, वर्चुअल होती है, और इन्वर्टेड नहीं होती, अपराइट होती है, ठीक है। डी आंसर होना चाहिए 18 का। ओके 19 को देख लें। द डायग्राम शोज लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। सो एयर से ग्लास में जा रही लाइट, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सम इज रिफ्लेक्टेड एंड सम इज रिफ्लेक्टेड। द डायग्राम शोज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सही सर, आपको दिखानी है। एयर से ग्लास में जब रिफ्लेक्शन होगी तो वो तो वापस एयर के अंदर होगी। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ठीक दिखाई हुई है, रिफ्रैक्शन बिल्कुल गलत दिखाई हुई है। नॉर्मल को क्रॉस करके जाती है लाइट, ठीक है, और वो भी टू बेंड होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ठीक दिखाई हुई है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ठीक दिखाई हुई है, ए के अंदर तो रिफ्लेक्शन ही गलत दिखाई हुई है, तो उसको तो भूल जाओ। तो एयर में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो बी, सी और डी में ठीक लिखा है, पर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बी के अंदर गलत दिखाई हुई है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। सी के अंदर भी रिफ्लेक्शन गलत दिखाई हुई क्योंकि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, जो कि गलत है। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना चाहिए जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, क्योंकि लाइट यहाँ पे फास्ट है और यहाँ पे लाइट स्लो है, सो व्हेनेवर द लाइट इज फ्लोइंग डाउन इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हिच इज गोना बी डी। ठीक, मूविंग ऑन। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली occurs when light travels from air into glass। उल्टा है, ग्लास से एयर, जब भी स्लो से फास्ट होगी लाइट तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है, वरना हो ही नहीं सकती, तो ये ए जो है वो गलत हो गया। द लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास द लार्जर इज द क्रिटिकल एंगल। ये बात भी उल्टी है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/sin c। तो देखो ना, ये इन्वर्स है एक दूसरे से, रेसिप्रोकल में आ रहा है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही स्मॉल क्रिटिकल एंगल होगा, तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। व्हेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs the angle of incidence is equal to the angle of refraction। गलत बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ठीक है। When total internal reflection occurs, the angle of incidence is less than the critical angle। ओ एक मिनट, ये बात तो सही लिखी हुई है, सॉरी मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन और जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो उसके अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो है ही है कि आई इज इक्वल टू आर, ये बात तो सही लिखी हुई है। यहाँ पे ये जो बात है ना ये गलत लिखी हुई है, यहाँ पे अगर ये चाहते इसको सही करना तो आपको यहाँ पे इक्वल लिखना पड़ेगा। जब क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सारा सवाल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में था। तो डी को करेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना था, बी को करेक्ट करने के लिए आपने बता दिया आपको क्या करना था, सी तो है ही सही, और ये भी बता दिया कि ए में करेक्ट करने के लिए इसको उल्टा करके लिखना पड़ता, ये भी उल्टा करके लिखना पड़ता। लेंस आपके पास जो है वो बना हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो इमेज की 6 सेंटीमीटर है, आपको इन्होंने बता दिया है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। देखो बेटा, इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर इन्होंने बता, इमेज की हाइट उन्होंने कहा 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल के थ्रू आप बता सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे कितनी है, उसकी आधी है ना, नजर आ रही है ना आपको। ये 15 स्मॉल बॉक्सेस हैं, यहाँ पे इन्होंने 7.5 स्मॉल बॉक्सेस रखे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी आधी है। ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर आ रही। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, तो 6/3, जवाब आना चाहिए 2, तो 21 का सी होना चाहिए, ठीक है भाई।
Which range of sound frequencies includes only frequencies that can be heard by healthy human ear? Well, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की हमारी जो एक्चुअल रेंज है, इसके बीच में ये तो नहीं है, ये है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो आई थिंक 22 का सी होना चाहिए। ये जो रेंज है विद इन दिस रेंज होनी चाहिए, राइट? तो सी हमारा 22 का बनता है, राइट? एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग थ्रू एयर becomes electrically charged. What causes this to happen? बैकग्राउंड रेडिएशन नहीं बेटा, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं ना यार, तो फ्रिक्शन वाला सारा सीन है, फ्रिक्शन वाला सारा सिनेरियो हमें पता है कि बाय फ्रिक्शन चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट्स, एंड फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज होंगे या गेन होंगे और उसकी वजह से चार्ज हो जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास 24, टू मेटल स्फीयर्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, द टू स्फीयर्स रिपेल ईच अदर। तो भाई क्या हो रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन है? दोनों के ऊपर लाइक चार्ज है, both spheres are charged, both are positive, this is the correct answer। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, उसी केस में रिपेल कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस आपको ऐसा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ये बहुत जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है पहले ऑप्शन में तो आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो फिर आप सारे ऑप्शंस पढ़ें, उनको एलिमिनेट करें सही। A student sets up the circuit, the lamp does not light, what's the problem? The problem is the direction of the diode। या तो डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स करें, ठीक है, या तो डायोड को ऐसे करके लगाएं, या फिर बैटरी को ऐसे करके लगाएं और डायोड को वैसे ही रहने दें। कोई एक काम इसे करना पड़ेगा, इसको बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे भी कोई फायदा नहीं होना, ये बात सही है। लैम्प के कनेक्शन भी रिवर्स नहीं करने थे हमें, बैटरी के कनेक्शन रिवर्स करने। सो हमारे पास 25 का हो गया सी। अच्छा, इसकी रीजन भी बता दूं। देखो बेटा, जब इसमें करंट आपको फ्लो करवाना है ना डायोड में, तो जिस डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ उसी डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करवाना पड़ता है, तो या तो आप यहाँ पर आप डायोड को उल्टा करके लगाएं, ठीक है, ताकि करंट जो है वो डायोड में से यूं ना पास कर रहा हो बल्कि यूं पास करे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाए करंट। लेकिन क्योंकि करंट अभी इस वक्त यूं जा रहा है इसलिए ये करंट पास नहीं हो सकता, तो अब हमने बैटरी को रिवर्स कर दिया, बैटरी को रिवर्स करने से करंट फिर यूं आएगा, तो जब यूं जाएगा तो ये करंट फ्लो हो सकता है, ये वाला तो फ्लो नहीं हो सकता, तो इसलिए रिवर्सिंग द बैटरी यहाँ पे लिखा। 26, पी एंड क्यू कंटेन टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, दोनों सर्किट्स को देख लें, सबका रेजिस्टेंस आर है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस सर्किट पी एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्यू? वेल ये तो आर प्लस आर हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा 2R, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये R/2 है, बट इफ यू वांट यू कैन यूज द फॉर्मूला 1/R प्लस 1/R का इनवर्स, दैट विल स्टिल गिव यू R/2, बट यू शुड स्टिल नो कि आइडेंटिकल रेजिस्टर जब दो लगे हुए तो उनका रेजिस्टेंस उसका हाफ आएगा, तीन लगे हुए तो डिवाइड बाय 3, चार लगे हुए तो डिवाइड बाय 4, तो ये आपका सी बन गया, ठीक। 27 को देख लें। Current in a motor is 2 ampere, 20 joules of energy is transferred in 5 seconds. What is the PD across the motor? Well, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन यूज कर सकते हैं वो ये वाली यूज कर सकते हैं। आपने पावर इज इक्वल्स टू VI पढ़ा हुआ है ना, लेकिन आपको पता है कि इसी से अगर आप टाइम मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज यू नो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VIT, ये आपके नोट्स में लिखी हुई इक्वेशन, सिर्फ पावर की इक्वेशन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, सिर्फ टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो एनर्जी यहाँ पे 20 है, वोल्टेज आपने निकालना है, करंट 2 है, टाइम 5 सेकंड्स है, सो 20 डिवाइड बाय 10, वोल्टेज 2 वोल्ट्स आना चाहिए, 2 वोल्ट्स का आपका आंसर बी होना चाहिए। 3 स्टूडेंट्स मेक कमेंट्स अबाउट द अप्लायंसेस विद डबल इंसुलेशन। स्टूडेंट बी कह रहा है अप्लायंसेस विद डबल, हमें करेक्ट बात चूज करनी है, अप्लायंसेस डू नॉट नीड एन अर्थवाइट, ये बात तो बच्चे ने सही की है, डबल इंसुलेशन प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक, ये बात भी बच्चे ने सही की है। द circuits of appliances with double insulation do not need fuse, do not contain fuses, इसका ऐसा कोई बात नहीं है, फ्यूजेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फ्यूजेस तो हर चीज में आपको लगाने पड़ ही सकते हैं, ताकि अगर करंट एक्सेस आ जाए किसी भी वजह से, तो देन यू कैन बेसिकली व्हाट कैन यू डू, वो जो फ्यूज है वो मेल्ट होकर करंट एक्सेस करंट को रोक सके
एक्सेसिव करंट को फ्लो करने से रोक सके और हमारा कनेक्शन ब्रेक कर दे। तो हमारा आंसर पी एंड क्यू सही है, तो हमारा बी होना चाहिए जवाब। ठीक है, ये आपको ऑसिलोस्कोप के ऊपर मैग्नेट जो है वो कह रहा है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये ऑसिलोस्कोप लगा हुआ है, यहाँ से मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट ले लो, ये मैग्नेट इसके अंदर से गुजर रहा है, मैग्नेट क्या हो रहा है, इसके अंदर से गुजर रहा है ऐसे। तो बेटा मैग्नेट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब वो देख रहे हैं कि पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ और दूसरी दफा भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दोनों दफा एक्सपेरिमेंट में जो है दोनों के बीच में कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज किया गया है, समथिंग हैज बीन चेंज्ड। और अब न्यू ट्रेस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो पल्सेस के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, यानी कि बीच में आपका थोड़ा सा एक जीरो ईएमएफ का जोन दोबारा से आ गया। अब देखो आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है कॉइल के अंदर तो वो तभी ईएमएफ इंड्यूस करवाता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहा है, ईएमएफ का जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दो चीजों में फर्क आया है। एक तो ये कि इनके बीच में गैप बढ़ गया, ये जो जीरो ईएमएफ वाला पीरियड है ये लंबा हो गया है, जिसकी रीजन ये हो सकती है कि कॉइल की जो लेंथ है ना वो हो सकता है इन्होंने बढ़ा दी हो, कॉइल की जो लेंथ है ना वो इन्होंने बढ़ा दी, हो सकता है कॉइल को लंबा कर दिया हो, या मैग्नेट छोटे साइज का हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ सेम हो लेकिन छोटे साइज का हो। मैग्नेट को ज्यादा तेज या स्लो मूव नहीं कर रहे वरना उससे ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होता। तो स्पीड के बारे में या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट के बारे में तो मैं कोई बात यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो तो गलत होगी। लेंथ ऑफ द मैग्नेट हो सकता है उन्होंने बढ़ाई हो, ठीक है, या मैग्नेट का साइज इटसेल्फ छोटा किया हो, प्रॉब्ली लॉन्गर कॉइल है। ठीक है, तो कॉइल इज लॉन्गर, कॉइल इज लॉन्गर, ये बात हमें यहाँ पे नजर आती है। दूसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये भी है कि पहले यहाँ पे नेगेटिव ईएमएफ था और बाद में पॉजिटिव ईएमएफ था। अब पॉजिटिव ईएमएफ पहले और नेगेटिव ईएमएफ बाद में, यानी कि जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन, उसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो गई है। तो प्रॉबेबली या तो इन्होंने मैग्नेट की डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया है या फिर मैग्नेट को सेम ही रखा है और उसको इस साइड से एंटर करवा रहे हैं, नहीं कि मैग्नेट को एज इट इज उठाकर यहाँ ले गए और फिर इधर से इधर मूव करवाया। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से राइट जा रहा था तो राइट से लेफ्ट जा रहा है, या फिर अगर नॉर्थ एंटर हो रहा था, नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में थे तो मैग्नेट को फ्लिप कर दिया, साउथ नॉर्थ रख दिया और फिर लेके जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अदर पोल एंटर्स फर्स्ट, तो ए यहाँ पे सही लग रहा है, सेम पोल नहीं एंटर करेगा, ये बात गलत हो जाएगी। तो 29 का ए होना चाहिए जी, 29 का ए। ये अच्छा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज काइंड ऑफ ट्रिकी, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता है चीज़ों को, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा जो नॉर्मल सवाल आते हैं उनसे हट के आया। The bar magnet is dropped through a vertical similar kind of situation now. Bar magnet is dropped through a solenoid that is connected to an ammeter. Current is induced solenoid and the solenoid becomes an electromagnet. So obviously solenoid में से current flow करेगा तो solenoid अपनी एक magnetic field produce करेगा, तो solenoid electromagnet. Which row describes the polarity of end y of the solenoid? solenoid electromagnet बनेगा तो उसका end y पे north pole आएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा या साउथ पोल आएगा, इस बात का जवाब देना है। अब उसका इस चीज का तरह का हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया था जिसमें आप रिपल्जन और राइट हैंड ग्रिप रूल और वो सारी चीजों को देखते हैं, लेंस लॉ लगाते हैं। एंड द फोर्स बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द बार मैग्नेट व्हेन द बार मैग्नेट लीव्स द सोलेनॉइड, तो लीव वाली बात इंपॉर्टेंट है, जब लीव कर रहा होगा तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जब मैग्नेट लीव कर रहा होगा ना बेटा, तो मैग्नेट इस जगह पे होगा, इस बात को समझ लीजिए प्लीज। तो मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, और मैग्नेट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इस वक्त सोलेनॉइड जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो इस मैग्नेट को लीव करने से रोकेगी, तो इसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, जाने से रोकना है। अट्रैक्ट करने के लिए वाई पे कौन सा पोल इंड्यूस होना चाहिए, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कौन सा पोल चाहिए आपको, यहाँ पे नॉर्थ पोल चाहिए। सही। और दूसरी बात ये कि अट्रैक्शन होगी, वो बात आपको बता दी मैंने, तो ये होना चाहिए 30 का। अनदर गुड क्वेश्चन, दिस इज
pretty much from what we have done in the notes, but still a tricky concept to master. तो सवाल मैं कहूँगा कि चलो यार समझने वाला. Okay. Which graph shows the voltage output for a simple AC generator? Sinusoidal output होता है, तो हमारे पास ये जवाब होना चाहिए. सिंपल एसी जनरेटर का ऐसा आउटपुट होता है. स्क्वायर वेव नहीं होती, ट्रायंगुलर वेव नहीं होती है. और ये वो वाली सिचुएशन है जो उसमें हमने आपके आईजीसीएससी के क्वेश्चन के अंदर देखा था, जिसमें 4 डायोड यूज करके उन्होंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ था. दिस इज लाइक आफ्टर, दिस इज समथिंग कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. आफ्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये उस क्वेश्चन से जाके लिंक होती है बात, जो आपको मैंने उस दिन बताया था, क्वेश्चन का पूरा करके दिखाया था. आफ्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग हाउ मेनी डायोड्स? 4 diodes. They have to be connected in a particular way. You don't need to learn it right now. But output इस तरह का होता है. तो A अभी नहीं है जवाब, और B और C को तो B और D को तो छोड़ ही दो. A charger for phone uses a transformer which steps the voltage down from 230 to 5. Primary के अंदर 2500 turn है, तो how many turns in the secondary coil? Well, Vs upon Vp is equals to Ns upon Np. Ns आपने निकालना है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 230, यहाँ पे Ns अननोन, और यहाँ पे 2500. निकालें जी. ये आ रहा है, ये क्या, ये डेसिमल में क्यों जवाब आ रहा है? खैर 54.3 जवाब आ रहा है. वियर्ड वियर्ड. तो रफली 54, 32 का बी बनना चाहिए. डीसी मोटर आपको नजर आ रहा है. कॉम्यूटेटर जो है वो उन्होंने दिखा दिया कि कहाँ बना हुआ है. यहाँ पे आपका कॉम्यूटेटर है. कॉम्यूटेटर के अंदर आपको स्प्लिट रिंग नजर आ रही है. ये रिंग है, ये रिंग का दूसरा हाफ है. बीच में से हॉलो नहीं, बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है. चलो बात तो वही हो गई ना. अब वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि कॉइल अपनी वर्टिकल पोजीशन में है, और यहाँ पे कॉइल अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. ठीक है जी. अब हमें पता है कि इस पोजीशन के अंदर कॉइल पे मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द कम्यूटेटर? स्लिप रिंग नहीं है. स्लिप रिंग जो है वो आपके एसी जनरेटर में होती है. स्प्लिट रिंग है. एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल एज द करंट रिवर्सेस? तो एग्जैक्ट किस मोमेंट पे करंट रिवर्स होता है, आपके नोट्स में बहुत क्लियरली हाईलाइट करके बात लिखी हुई है. एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे कॉइल में करंट रिवर्स होने जा रहा होता है, वो ये वाला मोमेंट होता है. सो व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन है? 33 का डी होना चाहिए. ऑलराइट. अगर वो आपसे पूछते किस मोमेंट पे कॉइल पे मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम मोमेंट इंड्यूस हो रहा, मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो ये है, ये वाली पोजीशन. मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट. A girl makes a simple transformer. A girl makes a simple transformer to illuminate a low voltage lamp. The transformer is shown. What is the material of the rod and what is the type of the power supply? Well, for the power supply, you need it to be AC, ताकि ये light up कर सके. And what is the rod made out of? Iron. तो D होना चाहिए 34 का. आज मुझे लग रहा है पहली दफ़ा हमारा पेपर टाइमली रैप अप हो जाएगा. देखते हैं, अल्लाह करे अब रेडियो एक्टिविटी में कोई ऐसा सवाल ना आए जिसमें मैं खुद फंस जाऊं, क्योंकि पिछले 2-3 पेपर्स में से ऐसा हो रहा था. विच पार्टिकल्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ लार्ज एटम? वेल, लार्ज एटम हो, स्मॉल एटम हो, न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट. सो सी. तो इजी क्वेश्चंस भी बीच में आ रहे हैं. देखो कुछ मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे हैं विच आर जस्ट चेकिंग योर नॉलेज, नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग, जस्ट योर सिंपल नॉलेज. जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है. दीज आर थिंग्स दैट यू सिंपली लर्न व्हाइल स्टडीइंग द टॉपिक. सो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज इजी. 30 तो आपको टारगेट करना ही करना है. मतलब अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं भी कंसिडर करते, तो 25 क्वेश्चन आपसे वैसे ही हो जाने चाहिए. थोड़ी सी और मेहनत करके 30+ आप जाए जाएं, बट यू शुड ऑल बी लुकिंग टू स्कोर 35+. मैंने आपको कहा था 2 से 3 ही सवाल ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइनली आपका दिमाग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं. बाकी ज्यादातर वेरी इजी क्वेश्चंस. ठीक है.
तो 35 प्लस आपके आने चाहिए ईयरली पेपर्स में. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, यू शुड बी कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग अबव 35. दैट शुड बी द गोल. Alpha and beta particles are emitted during radioactive decay. Which particle has weaker ionizing effect and weaker penetrating power? Weaker ionizing effect जो है वो बीटा का होता है. Weaker penetration जो है वो अल्फा की होती है. तो सी जवाब बनेगा 36 का. All right. Beam of beta particles passes into a magnetic field and also a magnetic field. अलग अलग. Which number shows the path of the beam through the fields? Well, electric field आसान है तो electric field का पहले decide कर लेते हैं. Simply negative particles होते हैं तो they should go towards positive, so 6 यहाँ पे आपने choose कर. Definitely 6. ठीक है. तो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, तो A और C को तो निकाल ही दो. ठीक है जी. अब बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है. नेगेटिव पार्टिकल है तो आपने इसको लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है. फर्स्ट यूज लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड देन रिवर्स योर आंसर. सो इंडेक्स फिंगर यूं जाएगी नॉर्थ से साउथ, मिडिल फिंगर यूं जाएगी अंदर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है. तो इंडेक्स फिंगर यूं, मिडिल फिंगर यूं. तो व्हाट आई कैन सी इज माय थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. थंब पॉइंटिंग अपवर्ड्स, बट दिस इज टेलिंग मी द फोर्स for a positive particle. For a negative particle, the force will be downwards. So 3 होना चाहिए यहाँ. 37. But D. So that is another good question because again, applying Fleming left-hand rule is considered a slightly difficult concept because इसकी practice चाहिए होती है. And then applying it for a negative particle requires extra attention to detail. तो आई वुड से कि क्वेश्चन कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ गया, मतलब आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई है, बट स्टिल इसमें आप इजीली मिस्टेक कर सकते हैं. बट सही है बस सवाल. ठीक है. Isotope of radon-222 has a half-life of 3.8 days. Which statement about a sample containing 1 milligram of radon-22 is correct? Correct statement आपने चूज करनी. कभी कभार इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है अली, इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, बट मैंने अपने लिए जो मेथड सोचा हुआ है अभी तो मैं उसी को ही अप्लाई करता हूँ. आई हैवंट रियली ट्राइड इट माई सेल्फ, बट yeah, right hand rule can directly work for negative particles as well. Many students have told me. ठीक है. Which statement about a sample contain 1 mg of radon-222 is correct? After 1.9 days, देखो इतना मुझे पता है कि after 3.8 days, इतना तो मुझे पता है कि after 3.8 days, how much will be left? This much will be left. तो ये बात जो है ना, ये बात तो बिल्कुल सीधी सीधी यहीं से बस मैच हो गई. पहले मैंने खुद अपनी कॉन्सेप्ट को लिखा और उसको ऑप्शन से मैच कर लिया. दिस इज द बेस्ट वे टू डू अबाउट स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले में पहले अपनी स्टेटमेंट खुद बनाओ कि वो क्या सवाल पूछ सकते हैं, एंड देन जस्ट कंपेयर टू ऑफ द ऑप्शंस एंड देन यू कैन एलिमिनेट द रॉन्ग वंस. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना कि एक हाफ लाइफ जब गुजरती है तो इनिशियल मास आधा रह जाता है. एक और हाफ लाइफ गुजरती है तो इनिशियल मास का डिवाइड बाय 4 हो जाता है. एक और हाफ लाइफ गुजरती है तो इनिशियल मास का डिवाइड बाय 8 हो जाता है. In each passing half life, the mass or the number of initial number of nuclei will start to halve every time, right? 2 से divide होते जाएंगे as each half life passes. What is the first stage of the life cycle of the star? Protostar, definitely not black hole. ये है no, this is the one, right? So 39 का भी easy question. What is the definition of redshift, right? देखो इंक्रीज इन द ऑब्जर्व वेवलेंथ है. इंक्रीज इन द ऑब्जर्व वेवलेंथ, इंक्रीज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑब्जर्व वेवलेंथ. इंक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ, ये बात यहाँ गलत है, ये बात सही. ऑफ लाइट दैट आर मूविंग अवे. ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ये बात सही लग रही है मुझे. 40 का बी लग रहा है. बाकी पढ़ लेते हैं. ये तो गलत है, क्यों बता दिया आपको. फ्रीक्वेंसी जो है वो तो फिर डिक्रीज होती है जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है. लाइट एमिटेड बाय डिस्टेंट गैलेक्सी इज ब्लू, नो. इज रेड, नो. रेड शिफ्टेड और रेड में बहुत फर्क होता है. राइट इज नॉट रेड, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही होती है बिकॉज रेड का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में. सो वी जस्ट यूज द टर्म रेड शिफ्ट के लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट है. इट डजंट मीन कि लाइट इटसेल्फ रेड हो जाती है. तो हाँ, वर्डिंग के अंदर थोड़ा बहुत गलत आ सकता है, यानी कि ऑप्शन डी का जो इसमें है वो थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है बात. ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फुली.
तो ये पेपर जो है वो हमारा हो गया बिल्कुल अच्छे टाइम से। आज तो हमने काफ़ी टाइम से जल्दी जल्दी पेपर कर लिया। चले जी, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेट्स सी अगली क्लास में कौन सा पेपर करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को एक दफ़ा अगर गो थ्रू करके मुझे बता दो कि मैंने अक्टूबर नवंबर का कौन सा नहीं कवर किया हुआ पेपर, तो आई विल ट्राई एंड डाउनलोड इट एंड कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। 22 का ओ लेवल का कौन सा पेपर मैंने नहीं कवर किया हुआ ओ लेवल का बताना, तो मैं उनमें से फिर कोई करवा दूंगा, ठीक है। चलें, सी यू भाई, अल्लाह हाफिज़।